नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज हम बात करेंगे एग्जाम्स पर कोरोना की मार। देश में बढ़ते कोरोना संकट ने आम आदमी की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे जिंदगी भी कराह रही है। कोरोना से सिर्फ सांसों पर संकट नहीं है, छात्रों के भविष्य पर भी कोरोना ने ग्रहण लगाया है। कोरोना के चलते सभी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल अब ये बनता है कि छात्रों के भविष्य का आखिर क्या होगा। कोरोना वायरस से जहां जिंदगी हलकान है, तो वहीं कोरोना वायरस का असर छात्रों की जिंदगी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हर राज्य की बोर्ड परीक्षाएं कोरोना के चलते कैंसिल हो चुकी हैं। कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस यानी आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। सीबीएसई द्वारा 10वीं की परीक्षा रद्द करने व 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के बाद अब सीआईएसई और आईसीएसई और आईएससी की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। बताया यह गया है कि कक्षा 12 की परीक्षा की बाद में तारीख आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा 10 के छात्रों के पास ऑप्शन है, विकल्प है। कक्षा 10 में जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके रिजल्ट के लिए आईसीएसई एक मानदंड निर्धारित करेगा। गौरतलब है कि कोरोना संकट के मद्देनजर सीबीएसई, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड और भी बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर वहां के सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। दिल्ली में लगभग 24,000 केसेस आए हैं। ये रिपोर्ट थोड़ी देर में अभी जारी होगी, जो डेली बुलेटिन जारी होता है। पिछले 24 घंटे में 24,000 केसेस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में आए थे 19,500 केस। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर केसेस 19,500 से बढ़ के 24,000 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24% से ज़्यादा हो गया है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने काफ़ी लंबी एक एक चीज़ के ऊपर मीटिंग ली थी सभी ऑफिसर्स के साथ। तो जो हमारे 3-4 दिन पहले हमारी असेसमेंट थी, चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं, आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलीजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने कई कदम उठाए, जिसकी वजह से बेड्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया और अभी तक दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं होने दी गई। अभी भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमने बेड्स को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर ही, 2-4 दिनों के अंदर ही, मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े स्केल के ऊपर बेड्स हम बढ़ा पाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर कोई मरीज़ को बेड चाहिए, सीरियस मरीज़ हो, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको।
हमारा इस वक्त सबसे मेन मकसद है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन बेड्स बनाया जाए ताकि एक लेवल के सीरियस मरीजों को उसके ऊपर इलाज किया जा सके। तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 1300 ऑक्सीजन बेड्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में शुरू में अभी 2500 बेड्स का इंतज़ाम कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद फिर 2500 बेड्स का और इंतज़ाम करेंगे। जो अभी कुछ दिन पहले मैं जब आपके सम्मुख आया था, मैंने बताया था कि किस तरह से होटल्स को, बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। तो लगभग 2100 बेड्स इस तरह से होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करके हम 2100 ऑक्सीजन बेड्स बनाने में सफल हुए हैं, जो कि कल या परसों में ऐप में भी आ जाएगा। और वो हॉस्पिटल्स, वो ओवरऑल हॉस्पिटल की निगरानी में होंगे। जो भी बैंक्वेट हॉल में और होटल में उनका इलाज हो रहा होगा तो वो हॉस्पिटल की निगरानी में होंगे, तो एक तरह से हॉस्पिटल का ही हिस्सा होंगे। तो इस तरह से लगभग अगले 2-4 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि 6000 बेड्स और हम ऐड कर इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐड करने में सक्षम होंगे। लेकिन जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, अभी किसी को नहीं पता इसकी पीक कहाँ पे आएगी। जैसे मैंने बताया, परसों 19,500 थे, कल के केसेस पिछले 24 घंटे के 24,000 आए हैं। कल कितने होंगे, फिर परसों कितने होंगे और फिर उसके बाद कितने होंगे, किसी को नहीं कह सकते। इसीलिए हमें अपनी तैयारियां और बढ़ चढ़ के करनी पड़ेंगी। हम इस वक्त ज़रा सी भी आलस नहीं कर सकते, ज़रा सी भी सांस नहीं ले सकते। इस वक्त हमें 24 घंटे मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम आगे करने पड़ेंगे, ताकि अगर कोरोना उतना हो जाता है तो हम एक कदम कोरोना से आगे होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फ़ोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। ये तीनों चीज़ें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीज़ें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं। जैसे अगर मैं बताऊं, जो मेन ऑल इंडिया मेडिकल है उसमें 1162 बेड्स हैं टोटल, उसमें से केवल 23 बेड्स कोरोना के लिए रिज़र्व किए गए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसमें 2900 बेड्स हैं टोटल, उसमें से केवल 204 बेड्स कोरोना के लिए रिज़र्व किए गए हैं। तो मेरा एक उनसे निवेदन था कि कम से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए अगर रिज़र्व किए जाएं तो एकदम से 3-4 हज़ार बेड्स एक्स्ट्रा कोरोना के मरीज़ों को मिल सकते हैं, और उसी तरह से आईसीयू के अंदर भी बेड्स दिए जाएं। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा, मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। ये भी सामने ऐसी खबरें आई हैं कि ये कुछ दवाइयाँ जिनकी शॉर्टेज हो रही है, इसकी शायद कभी ब्लैक मार्केटिंग ना हो रही हो, होर्डिंग ना हो रही हो। तो आज अफसरों की मीटिंग में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके ऊपर रेड मार के और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर कोई भी इन दवाइयों की होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाया जाता है। तो एक शिकायत ये आ रही है, और ये सही भी है, कि टेस्ट्स में अचानक दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश में अकेला शहर था जहाँ 24 घंटे में टेस्ट के रिजल्ट आया करते थे। पिछले कुछ दिनों से 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं टेस्ट्स में, ये शिकायतें आ रही हैं। और उसका कारण ये है कि कुछ लैब्स ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सैंपल उठाने चालू कर दिए हैं।
उनकी कैपेसिटी मान लीजिए 5,000 की है दिन की, वो 10,000 ले लेते हैं, 15,000 सैंपल डेली ले लेते हैं, और वो एक एक देने सैंपल का रिजल्ट देने में उनको 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। इससे नुकसान आप समझिए कि एक सीरियस मरीज, उसने आज सैंपल दिया, उसका रिजल्ट अगर 3 दिन बाद आएगा, 3 दिन के अंदर तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ऐसी लैब्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सैंपल उठाते हैं और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं देते। और सभी डीएम्स को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी लैब को सैंपल देने के पहले देखें कि उनके पास कुछ पेंडिंग सैंपल्स तो नहीं पड़े हुए हैं। उन लैब्स को बिल्कुल सैंपल ना दिए जाएं जो 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स देखने को मिले, हमारा एक ऐप है दिल्ली सरकार का, उस ऐप में आपको रियल टाइम बेसिस पे पता चलता है कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड भरे हुए हैं, कितने बेड कोरोना के खाली हैं, कितने आईसीयू बेड हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। रियल टाइम बेसिस के ऊपर इस ऐप पे आप देख सकते हो। और ये ऐप हम नहीं चलाते, हर हॉस्पिटल को हमने पासवर्ड दिया हुआ है, वो हॉस्पिटल वाले खुद उसमें डेटा भरते हैं। तो जिस हॉस्पिटल ने अपने ऐप में, हमारे दिल्ली सरकार के ऐप में भरा हुआ है कि अभी मेरे पास 40 बेड खाली हैं, और कोई वहाँ जाता है और बेड मांगता है और अस्पताल मना कर देता है, तो ये इसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि ऐप में दिखा रहे हैं कि बेड है, लेकिन अस्पताल बेड दे नहीं रहे, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं बेड खाली नहीं है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जो गलत जानकारी भर रहे हैं, जो फ़ोन पे ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं, और ऐप में होते हुए भी अगर वो मरीज को बेड नहीं देते हैं, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए हमें मजबूरी में ये वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा। चारों तरफ से खबर आ रही है कि लोग इसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। अगर स्थिति और गंभीर होती है और अगर हमें जो भी कदम इसको कंट्रोल करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम कदम उठाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक जैसे आपने मेरा साथ दिया, हर कदम पे जो भी कदम हमने उठाए आपने साथ दिया, आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। नमस्कार। तो ये थे दिल्ली से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कोविड को लेकर, कोरोना संक्रमण को किस तरह से कंट्रोल करना है उसको लेकर तमाम जानकारी दी है। दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देते हैं कि दिल्ली में अभी भी कितने बेड की संख्या है, यदि बेड नहीं मिलते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। ये तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली की जनता को दी गई है। इसके बाद वापस लौटेंगे अपनी चर्चा पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पर कोरोना की मार, और उसके लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। प्रियंका राणा अभिभावक संघ जुड़ेंगी मेरे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शर्मा अभिभावक संघ मेरे साथ जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण पाठक एमएलसी बीजेपी मेरे साथ जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीमा त्यागी अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन गाजियाबाद मेरे साथ जुड़ेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीमा त्यागी जी आपके पास आऊंगी, और जिस तरह से आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना संक्रमण की जो आज की स्थिति है यकीनन बेहद खतरनाक है, और ऐसे में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर बातचीत हो रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल जो छात्रों के भविष्य को लेकर वो ये है कि इस साल की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। पहले तो ये था कि बच्चा एक पूरे साल से पढ़ाई ही नहीं कर पाया। पिछले साल से जब से 10th या 12th में बच्चों ने एडमिशन लिया है, तब से कोविड काल रहा है। किसी तरह बच्चे ने माइंड मेकअप करके अपनी तैयारियां की हैं, और उसके बाद स्थिति आती है जनवरी की। लगता है कि शायद प्रैक्टिकल हो जाएंगे, प्रैक्टिकल हो भी चुके हैं, और उसके बाद छात्रों ने उम्मीद लगाई थी कि एग्ज़ाम होंगे और वो अपना 10th और 12th पास करेंगे। लेकिन अब हालत ये हो रही है कि परीक्षाएं रद्द करने की स्थिति हो गई। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि छात्रों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा और छात्र इससे कैसे निपटेंगे। जी सीमा जी। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे टाइम पर इतने अच्छे इशू को उठाया कि जिसका खाली छात्रों के भविष्य पर ही नहीं असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान है, और इसका पूरा असर जो हमारी नई आने वाली जनरेशन है इस पूरी के ऊपर पड़ रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि हम पिछले 1.5 साल से कोरोना हमारे देश में एंटर कर गया था,
और पूरे 1.5 साल के अंदर ना तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की ही प्लानिंग ठीक से कर पाए और ना चिकित्सा व्यवस्था की ही प्लानिंग ठीक से कर पाए। हम पूरे साल ये कहते रहे कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, लेकिन प्रियंका जी आपके चैनल पे भी ये बात कई बार उठी कि देश का 50% बच्चा ऐसा है जिसके पास ऑनलाइन क्लास करने का माध्यम ही नहीं। जी बिल्कुल। तो ऑनलाइन माध्यम नहीं प्रोवाइड करा पाए। और अब आप ये सोचिए, एक क्वेश्चन है, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करूंगी, कि चुनाव बहुत जरूरी है देश में, लेकिन परीक्षाएं कराने के लिए हमारी तैयारी नहीं है। जी, बच्चों के भविष्य के बारे में किसी को सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करने की तो टाइम ही नहीं है हमारे नेताओं के पास। जी शिक्षा व्यवस्था की कोई प्लानिंग नहीं है। क्या पहले से नहीं पता था कि दोबारा से कोरोना आएगा और वो उस वक्त एग्जाम का टाइम होगा, सभी बोर्ड के एग्जाम होंगे? आप उस बच्चे को सोचिए जो पिछली फरवरी से 10th और 12th पढ़ रहा है और 1.5 साल हो गया उसको पढ़ते पढ़ते 10th और 12th, और अब जब वो 4 प्रैक्टिकल दे चुका, वो अपना माइंड मेकअप कर चुका, और अब आप कहते हैं कि 10th के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए और 12th का डिसीजन हम 1 जून को लेंगे। क्यों भाई, आप एक साथ डिसीजन क्यों नहीं ले सकते सारी चीजों के? क्या शिक्षा की प्लानिंग आपको करनी नहीं आती या आप करना नहीं चाहते? आप पूरे प्रदेश में चुनाव करा सकते हैं, चुनावी रैली करा सकते हैं, चुनावी रैली में आपके पास कोरोना नहीं आता। बिहार की चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं आया, बंगाल की चुनावी रैलियों में कोरोना कहीं नहीं फटक रहा है। जहां स्टेज पर ना तो 2 गज की दूरी है और सामने जो खड़ी जनता है उसका तो भगवान मालिक है, लेकिन वो चुनाव नहीं टल सकते। लेकिन एक क्लास में बैठकर 20 बच्चा 6 गज की दूरी पर पेपर नहीं दे सकता, उसकी आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। चलिए हमने मान लिया नहीं है, बच्चों की जान की आपको परवाह है, तो आपने पेपर कैंसिल कर दिए। तो आप प्रियंका जी 6 महीने पहले का टाइम सोचिए, जब गाजियाबाद एक पेरेंट एसोसिएशन लगातार, देश की सभी पेरेंट एसोसिएशन लगातार मांग कर रही थी कि इस सत्र को आप शून्य सत्र घोषित कर दीजिए, क्योंकि इस साल बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाओगे। लेकिन आपको उस वक्त भी फुर्सत नहीं थी शिक्षा के बारे में सोचने की, और आज भी आपको फुर्सत नहीं है शिक्षा के बारे में। सीमा जी आपके पास वापस आऊंगी। अरुण जी हमारे साथ ही हैं, एमएलसी भाजपा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं क्या कहना है इस विषय पर उनका। अरुण जी आपसे सवाल है, सीमा जी ने यहाँ पर जो सवाल उठाए हैं कि प्लानिंग क्यों नहीं की गई? प्लानिंग की जा सकती थी। पिछले साल से हम कोविड से लड़ रहे हैं, बच्चों का एडमिशन हुआ है, बच्चा एक दिन भी क्लास के अंदर गया नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि बच्चा पढ़ाई किस तरह से करेगा जब पूरा साल स्कूल जाने के बाद में एग्जाम के समय इतना मेंटल प्रेशर रहता है। तो जो बच्चा पूरा साल क्लास का शक्ल तक नहीं देखी बच्चे ने, वो बच्चा एग्जाम कैसे देगा? इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। किसी तरह प्रैक्टिकल की बात हो भी गई तो उसके बाद कोरोना को लेकर यह सोचना चाहिए था कि अगर कोरोना आ जाता है तो यहां पर बच्चों का 1 साल का जो भविष्य है उसको लेकर पहले से सोचा जा सकता था। आपसे मेरा सवाल है, प्लानिंग क्यों नहीं हुई? प्लानिंग हुई है और प्रॉपर प्लानिंग हुई है। कोई समस्या के एक शहर या एक प्रदेश या एक देश की नहीं है, ये समस्या पूरे विश्व की समस्या है। और जो प्राकृतिक आपदा होती है उसमें जो करंट सिचुएशन होता है उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। 6 महीने पहले स्थितियां अलग थी। पूरे विश्व की बात होगी, हम पूरे विश्व की आज बात नहीं कर रहे हैं, आज हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व के बारे में जानकारी मैं फिर कभी इकट्ठा करके यहाँ पर ले आऊंगी और फिर बात करेंगे। आज हम अपने भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, सीबीएसई की बात कर रहे हैं, आईसीएसई की बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे बोर्ड है जब यहाँ पर बड़ा मैनेजमेंट बैठता है डिसीजन लेने के लिए कि कब एग्जाम होगा, क्या डेट होगा, क्या प्रैक्टिकल की डेट होगी, किस समय रिजल्ट निकाला जाएगा, तो उनको भी इस बात का पता होगा कि कोरोना यदि आ जाता है तो कैसे परीक्षाएं कराएंगे। तो क्या उन्होंने कोई इनपुट आपको नहीं दिया? क्या कोई सलाह नहीं दी कि यदि कोरोना आएगा तो उनके पास क्या प्लानिंग है? आप उत्तर देने का अवसर देंगे कि प्रश्न करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, आपने उसका उत्तर ही नहीं सुना है ना मेरी बात का पूरा। मैं पूरी बात आपको जानकारी दे रहा हूँ और उसमें आप सहमत भी हो सकती हो, असहमत भी हो सकती हो। मैं बात इतनी कह रहा था कि ये पूरी समस्या पूरी विश्व की थी, और जो आपदाएं आती हैं, आपदा कोई बताकर नहीं आती। और 6 महीने पहले जो स्थितियां थी 17 सितंबर के बाद, जब कोरोना के मरीज में एक डाउनफॉल आया था और लगातार फरवरी तक डाउनफॉल चला था। फरवरी के बाद स्थितियां फिर बदली हैं और कोरोना इस वक्त पूरे पीक आवर में है। तो 6 महीने पहले स्थितियां अलग थी, उस समय के निर्णय अलग थे, उस समय की स्थितियां अलग थी, उस समय की सोच अलग हो सकती है। अभी जब फरवरी और मार्च में जब एग्जाम होने वाले थे, इस समय स्थितियां एकदम अलग है।
तो अभी जो निर्णय लिया गया है, परीक्षाएं रद्द नहीं की गई हैं, स्थगित की गई कक्षा 12 की, और सीबीएसई की हाई स्कूल की रद्द की गई है। जैसा कि इसके पहले अभिभावक संघ की मैडम बोल रही थी कि इस पूरे सत्र को शून्य किया जाए, तो 6 महीने पहले ऐसी स्थितियां लग रही थी कि शायद मार्च या अप्रैल तक एग्जाम हो सकते हैं। अभी 1 जून को या 15 मई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार इसमें लगभग 57 लाख बीच में टोक रही हूँ भाई साहब को। टोकी नहीं, प्लीज आप आवाज सुन लीजिए। आऊंगी सीमा जी, अरुण जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। जी अरुण जी, हम सब लोग जो बातें कर रहे हैं, सब लोग पढ़े लिखे और अभिभावक संघ के लोग बातें कर रहे हैं। मैं भी एक अभिभावक हूँ, आप भी एक अभिभावक हैं। मैं भले एमएलसी, लेकिन मैं किसी गार्जियन, मैं किसी बच्चे का अभिभावक भी हूँ। हम लोग एक दूसरे की बात सुने पूरी और फिर अपनी बात को रखें। मैं इसलिए कह रहा था, स्थितियों को देखते हुए भी सरकार ने ये निर्णय लिया कि लगभग यूपी बोर्ड में 56 से 57 लाख बच्चे जो भाग लेते हैं, एक नया हॉट स्पॉट ना पैदा हो जाए। अभी कोरोना अपने पीक आवर्स में जा रहा है। जो कॉन्टेक्ट रेट था, जो 1 से 3 था, वो 1 से 5 हो चुका है। स्थितियां ये भी आई जो आप हमको केजरीवाल जी का भी आपने हम लोग को संवाददाता सम्मेलन भी सुनाया, जिसमें उनका कहना था कि एक दिन में 19,000 से 24,000 केस आने लगे, जो पहले 8,000 आते थे। इन सब स्थितियों के बीच में सरकार द्वारा ये निर्णय एकदम श्रेष्ठ था और अति उत्तम था कि अभी परीक्षाओं को जो 8 मई से शुरू होने वाली थी, 1 हफ्ते के लिए इनको टालकर 15 मई तक किया गया है। और उसमें जो उचित निर्णय हुआ होगा अभिभावकों के हित में, बच्चों के हित में और इस प्रदेश के हित में, वो निश्चित रूप से सरकार लेगी। उसमें किसी प्रकार का यदि शून्य सत्र की भी आवश्यकता होगी तो सरकार उच्च स्तर पर निर्णय लेकर उसको भी करेगी। आवश्यकता इस प्रकार की होगी कि बच्चों को अगली क्लास दी जाए। आपके पास वापस आऊंगी, सीमा जी आपके पास भी वापस आऊंगी। लाल खान राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी लाल खान जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। ये करुणा का बहाना बना करके ये जो परीक्षा में रद्द की जाती है, बंगाल में चुनाव है, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? जी जी ठीक सवाल है आपका। चुनाव की ही बात कर रहे हैं और चुनाव के साथ साथ छात्रों के भविष्य की भी हम बात कर रहे हैं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सीमा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। अरुण जी अपनी बात का जब जवाब दे रहे थे, आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखें आप। जी प्रियंका जी, सिर्फ एक बात अरुण जी से कहना चाह रही हूँ। इन्होंने बात करी पूरे विश्व में बीमारी फैली, तो विश्व के बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने उसी वक्त निर्णय ले लिया था अपने यहाँ 0 सत्र घोषित करने का। दूसरी बात, हमारी सभी सरकारों की आदत यही रही है कि जब आग लग जाएगी, जब कुआं खोदने चलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इनपुट्स नहीं थे, डॉक्टर्स लगातार कह रहे थे, WHO लगातार दे रहा था, इनपुट्स तो सारे थे सरकार के पास। दूसरी बात, एग्जाम में कोरोना फैल रहा है और प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव का प्रचार हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है, वहां कोरोना नहीं फैल रहा है। क्या उनको रद्द नहीं करना चाहिए था? चलिए छोड़िए, बंगाल की बात नहीं करते, अपने ही प्रदेश की बात करते हैं। प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसका धड़ल्ले से प्रचार हो रहा है। अभी गाजियाबाद में कल वोटिंग हुई है, तो क्या उस पर कोरोना का असर नहीं है? बच्चों की पढ़ाई पर ही कोरोना का असर होगा। सीमा जी, इस पर हम बात जरूर कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रियंका राणा भी अभिभावक संघ से जुड़ी हुई है, जान लेते हैं कि इनके क्या विचार हैं, उसके बाद वापस आऊंगी। प्रियंका जी, छात्रों के भविष्य को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपने सीमा जी को भी सुना है, आपने अरुण जी को भी सुना है, क्या कहना है आपका? किस तरह से हमें रणनीति बनानी चाहिए थी कि छात्रों को हम एक बेहतर उदाहरण दे पाते और जो आज उनका मेंटल लेवल है, कहीं उसे हम बेहतर करने के लिए कुछ कर पाते? जी बिल्कुल, और दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी दूरदर्शी जो सोच है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो चुकी है। कहीं उनको पता ही नहीं है कि उनको आगे करना क्या है। उनको सिर्फ ये पता है कि उनको इलेक्शन कैसे जीतने हैं, उनको वोट बैंक कैसे हथियानी है। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से आप कुंभ जो है उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से आप जिला पंचायत इलेक्शन कर रहे हैं, किस तरह से आप बंगाल में इलेक्शन कर रहे हैं, और जो आम जनता है उनकी किसी को परवाह नहीं है। वो किस तरह से बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करे, पागलों की तरह आपके पीछे आपको फॉलो करते हैं। और शायद ये हम लोग ही बेवकूफ है जो आप लोगों को आंख बंद करके इतना बड़ा वोट बैंक देते हैं, ये सोच करके हर बार की हमारी बारे में सोचा जाएगा। सीमा त्यागी जी अभी हमारे साथ हैं, मैं उनके साथ कितनी बार प्रदर्शन कर चुकी हूँ, और सीमा त्यागी जी जो अभी थोड़े दिन पहले ही धरना प्रदर्शन करी थी उसको इसलिए हटा दिया गया
ये कह करके कि कोरोना का खतरा है। जब उनके प्रदर्शन में कोरोना का खतरा हो सकता है, लेकिन जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को 6 से लेके 8 तक के क्लास के बच्चों को आप स्कूल में मत बुलाइए, आप उनके एग्जाम्स स्कूल में मत लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम दे लीजिए, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है और कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना कम हुआ है। लेकिन उस टाइम किसी ने नहीं सुना, उल्टा जब भी हम प्रशासन के पास गए, हम लोगों ने सरकारों से गुहार लगाई, तो हम पर हंसा गया और हमको ये कहा गया कि आप लोग नेतागिरी करते हैं, आप लोग कहाँ है, कोरोना तो है ही नहीं। जी बिल्कुल प्रियंका जी, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर भी जुड़े हुए हैं, आपके पास वापस आऊंगी। सीमा जी आपके पास भी आऊंगी, और मनीष जी ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो आपसे मेरा सवाल रहेगा। इससे पहले राजीव जी, आप क्या कहना चाहते हैं? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैडम ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल वाले जी ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो लेनी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कि सीबीएसई परीक्षाओं पर किस तरह छात्रों पर कोरोना की मार पड़ी है। सीबीएसई परीक्षाओं को जो रद्द किया गया, एग्जाम पर कोरोना की मार यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ हमारी प्लानिंग होनी चाहिए थी कि आज जो हम कर रहे हैं उससे बेहतर हम कर पाते, और छात्र जिनका पूरा 1 साल इससे बर्बाद होगा और पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी हुई है, उनका भविष्य उनके सामने पड़ा हुआ है, उसके लिए हम क्या कुछ बेहतर उन्हें दे सकते थे अच्छी प्लानिंग के द्वारा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार, 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं एग्जाम पर कोरोना की मार। मेरे साथ पैनल पे तमाम लोग मौजूद हैं। प्रियंका जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, मनीष शर्मा अभिभावक संघ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण पाठक एमएलसी भी जुड़े हुए हैं, और सीमा त्यागी भी जुड़ी हुई हैं। मनीष जी आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। दीपक जी दिल्ली से हैं। जी दीपक जी क्या कहना चाहते हैं? दीपक जी नमस्कार। हेलो जी क्या कहना चाहते हैं आप? सुरेश अवस्थी। जी सुरेश जी क्या कहना चाहते हैं? माफ कीजिएगा। हाँ मैं सर ये कहना चाहता हूँ जो कि ये जो चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें सरकार भी चिंतित है और देश भी चिंतित है। हेलो आवाज नहीं आ रही क्या? जी आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, कोरोना काल में जो भी ये संकट चल रहा है, कोई सरकार नहीं चाहती किसी की परीक्षा और किसी के भविष्य में कोई खिलवाड़ हो सके। इसमें तो हर एक आदमी को सोचने और समझने की और संयम बरतने की जरूरत है।
इसमें जनता को तो बचाना ही बचाना है, साथ में परीक्षाएं भी होना चाहिए। जब चुनाव हो सकता है तो परीक्षाएं क्यों नहीं? परीक्षाओं में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते, मास्क बांध करके, सैनिटाइज करा के भी पढ़ाई कराई जा सकती है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका ठीक कहना है। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, मैंने बोला था कि ब्रेक पर जब जाऊंगी और ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो आपसे मेरा सवाल रहेगा। सवाल ये है कि हम तमाम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बाकी देशों की बात तो हम बाद में कर लेते हैं। हमारे अपने कंट्री में नाम नहीं कोट करना चाहूँगी, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 10वीं 12वीं तो छोड़ दीजिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की परीक्षाओं को बाकायदा ऑफलाइन ऑनलाइन उन्होंने कराया है। और ऑनलाइन कराने के बाद अब टाइम ये है कि कोविड काल में डिग्री तक आ गई हैं। तो जब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा कर सकती है तो यदि कोई अच्छा करता है तो हमें उनसे सीख लेने में क्या प्रॉब्लम है? जी मनीष जी, ऐसा है प्रियंका जी कि अगर देखा जाए पीछे से तो अभी अरुण जी कह रहे थे कि अभिभावकों के हितों को और बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए जी, अभिभावकों का हित, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है अभिभावकों की एक मांग को सरकार ने नहीं माना है। जी, जब अभिभावक कह रहे थे स्कूल बंद रखिए तब खोल दिए थे। स्कूलों ने जबरदस्ती सिग्नेचर करा लिए थे कि कोई भी परेशानी होगी तो स्कूल जिम्मेदार नहीं है। अब जब अभिभावक कहीं ना कहीं तैयार हो चुके थे, मानसिक रूप से बच्चे भी तैयार हो चुके थे और पूरे देश में एक माहौल सा दिखाई दे रहा था कि नेताओं को जब कोरोना का कोई डर नहीं है तो आम जनता के दिमाग से भी दूर हो चुका था। जी, हरिद्वार भी उसी का परिणाम है। जब बंगाल दिखाई दे रहा था तो हरिद्वार में, और जब फिर पंचायत चुनाव जब लग रहा था हर तरफ से और सरकार कह भी रही थी कि हमारी तैयारियां पूर्ण है। और प्राइवेट स्कूल, मेरा बेटा खुद पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ा और परीक्षाएं ऑफलाइन दे करके आया। और जब लोगों ने क्या कोई फीस माफ हुई आपकी? फीस माफ तो छोड़ दीजिए, एक 4 आने की बात नहीं करी। स्कूल खोले शायद इसीलिए गए थे कि अभिभावकों से डर दिखा करके, दबाव दिखा करके पैसा जमा कराया जा सके। और अब जब हम सत्र शून्य की बात कर रहे थे तब सत्र शून्य नहीं किया जा रहा था। और जी 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 बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी। दीपक जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी दीपक जी, अपने विचार रखें आप। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मैं जानना चाहता हूँ, कल ये देश में ऐसे कोरोना की महामारी चल रही है और ऐसे में एनडीए का पेपर कराया जा रहा है जी, तो ये कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है, इसमें हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बच्चे इधर उधर से, कोई उत्तराखंड से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। मेरा छोटा भाई उत्तराखंड से दिल्ली आया हुआ है। जी दीपक जी, दीपक जी हम कोशिश करेंगे आपको ऑफलाइन इस मामले में जानकारी देने के लिए। फिलहाल आपने अपना कंसर्न रखा, यहाँ पर अपना सवाल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने के लिए। हरीश दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हरीश जी। जी हरीश जी। जी नमस्कार हरीश जी, अपनी बात रखें आप। हेलो जी। मैं ये कह रहा था ना कि ये जो है बोर्ड जो है होने चाहिए, क्योंकि ऐसा है ये बच्चों के साथ ये तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ ये साहब, क्योंकि ये सब जितने भी नेता लोग हैं ये अपना सब पल्ला झाड़ना चाहते हैं। और इसके अलावा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो पेरेंट्स लोग हैं ये भी अगर अपने बच्चे के बारे में ऐसा कहते हैं कि उनके बच्चे ऑलरेडी फ्री घूमते हैं, मार्केट में फ्री घूमते हैं, ट्यूशन जाते हैं, वहां भी तो कोरोना का डर नहीं है। और जो एग्जाम की बात आती है तो बोलते हैं कि कोरोना का डर है, तो ये तो गलत है ना। जी बिल्कुल जी, अपने विचार रखने के लिए। जी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर सवाल है। प्लानिंग जो लोग करते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है और उन्हें एक बड़ी पिक्चर देखनी होती है, तो देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल आपने सवाल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यश प्रयागराज से अगले कॉलर हमारे साथ हैं। जी यश, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार। सर कहना चाहते हैं मैम कि ये इसमें कोरोना का इसमें संक्रमण चल रहा है, पठन पाठन में भी बाधाएं आ रही हैं जी, और उसके साथ साथ जो है वर्तमान के समय में फीस की व्यवस्थाएं जो वही पूर्ववत हैं, क्या इसमें भी कुछ राहत अभिभावकों को मिलेगी अथवा पूर्ववत रहेगी? इसके संदर्भ में भी क्या कुछ व्याख्यान होगा या कोई ऐसी बातें होंगी? जी इस पर सवाल हम पूछने की कोशिश करेंगे। कॉल करने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर कृष्णा बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कृष्णा जी।
संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है। और अरुण जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हमारे दर्शक ने अभी एक सवाल पूछा है कि एक बार फिर से जब इस तरह परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और पिछले साल से बात हो रही है कि अभिभावकों को राहत दी जाएगी, परीक्षाओं के बारे में तो प्रश्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है कि क्या इस साल अभिभावकों को कुछ राहत मिल सकती है? क्या कहना है आपका? मेरा मानना है कि जो परीक्षा प्रणाली है ये 3 स्टैंड पे खड़ी होती है। इसमें अभिभावक होता है, एक हमारा जो शिक्षक होता है और एक जो प्रबंधक होता है। ये तीनों ट्रायंगल पर खड़ी हुई, इसमें किसी एक ट्रायंगल को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते जी। अब कई सारे ऐसे स्कूल प्रबंधक मेरी खुद की जानकारी में है जिन्होंने स्वतः अब बच्चों की फीस माफ की और बच्चों को द्वारा पढ़ा रहे हैं जी। बहुत सारी ज्यादती भी हुई है, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों के, अरुण जी यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, ऐसे मैनेजमेंट की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर मैनेजमेंट ने बच्चों से तो पूरे पैसे लिए हैं। हाँ, ये जरूर कर दिया है कि टीचर की सैलरी आधी कर दी है। टीचर को मैंने एक बात कही। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर सीमा जी आपके पास आऊंगी। जी अरुण जी, मेरी शुरुआत में कहा ना कि 3 ट्रायंगल पर खड़ी हुई है, अभिभावक, शिक्षक और प्रबंधक। इस तीनों में किसी भी एक ट्रायंगल को हटाएंगे तो पूरी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाएगी, पूरी वो धराशायी होगी। अब इस पेंडेमिक में इस जो हमारी आपदा आई है उसमें सरकार की तरफ से जो स्थितियां थी, ऊपर से कहा भी गया है, जिला प्रशासन ने भी कहा है, कई सारे स्कूलों ने उसको माना भी और फीस को कम भी किया, किसी ने आधी किया, किसी ने अरुण जी किसी ने नहीं कहा, अरुण जी किसी ने नहीं कहा। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। कानपुर में मनीष जी कानपुर में रहते हैं। कानपुर में हेडर ने माफ करी, आपका बच्चा जहाँ पर मनीष जी आपके पास आऊंगी, सीमा जी आपके पास भी आऊंगी। अरुण जी को अपनी बात पूरी कर लेंगे जी। हाँ, कानपुर के 150 स्कूलों ने जो यूपी बोर्ड संख्या बढ़ाइए, मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ। थे, मैं 150 की बात कर रहा हूँ। 150 स्कूलों ने अपने स्कूल की पूरी फीस माफ करके अभिभावकों को एक राहत पहुंचाई है। वो ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहे थे। अरुण जी ठीक है। मनीष जी अब आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बात जी अरुण जी आपके पास वापस लौट के आऊंगी। मनीष जी आप अपनी बात पूरी करें पहले। वो ऑनलाइन स्कूल पढ़ा नहीं रहे थे क्योंकि कानपुर में हम लोगों ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन के बाद बात हो रही थी, चूंकि सत्ता के पास जाते सब वाहवाही लेने, तो उन विद्यालय के जो अध्यक्ष थे। ठीक है मनीष जी आपके पास आती हूँ। हमारे साथ दर्शक जुड़े, पहले उनसे जान लेते हैं। मनोज जी लखनऊ से हमारे साथ पहले दर्शक हैं। जी मनोज जी। मैम ये बात है कि फीस लिया जा रहा है और ऑनलाइन की सुविधाएं नहीं है और फीस जबरदस्ती लिया जा रहा है। जी धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अगले दर्शक प्रेम कानपुर से जुड़े हुए हैं। जी प्रेम जी प्रेम जी अपनी बात रखें आप। जी मैडम जी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टीवी वॉल्यूम को आप डाउन करें और उसके बाद अपनी पूरी बात रखें। जी कम कर दिया मैडम। हम तो यही कहते हैं जब इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है तो जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जिस दिन एग्जाम, अगर मंडे को एग्जाम है उस दिन पूरा कर्फ्यू लगा दिया जाए, कुछ किया जाए, सिर्फ स्टूडेंट पेपर देने जाए, अभिभावक जाए और टीचर्स जाए। एग्जाम 100% होना चाहिए ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको टाइम मिले। 15 मई के बाद एग्जाम होने चाहिए और थोड़ा सा उसको देख करके अल्टरनेट में सारी सुविधाएं अनुसार। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम बता दें सबसे पहले आप। बबलू जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखें आप। मैडम ये पूछ रहे थे अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है जी, तो क्या किस हिसाब से नंबर बच्चों को दिया जाएगा? जी इस बारे में अभी डिसीजन नहीं हुआ है, अभी तारीख आनी बाकी है, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम आप पूरा देखेंगे, उसके बाद आपको जानकारी होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ फैसला आएगा। कॉल करने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आते हैं, सीमा जी आपके पास आऊंगी। आपने दर्शकों की जो राय है, दर्शकों के जो विचार हैं वो ज़रूर सुने होंगे। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि 0 हो जाएगा ये सत्र और उसके बाद फिर ग्रेड देकर आगे बढ़ा दिया जाएगा। 10th और 12th में ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगर छोटी क्लासेस की बात होती तो ऐसा किया जा सकता था। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि परीक्षाएं होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? परीक्षाएं होनी चाहिए, सत्र को 0 करना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? अपनी राय रखें आप। प्रियंका जी हम कब तक इंतजार करेंगे? फरवरी से बच्चा पढ़ रहा है 10th और 12th में और 1.5 साल उसको पढ़ते हुए हो गया। आपने पहले से प्लानिंग नहीं की कि बोर्ड का एग्जाम कैसे कंडक्ट करा जाए। दूसरी प्रियंका जी एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, जैसे हम कहते हैं कि 2 भारत हैं,
ऐसे ही हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था भी दो है। सीबीएसई बोर्ड ने 10th के एग्जाम कैंसिल कर दिए, 12th के पोस्टपोन्ड कर दिए। और आपको भी इस चीज का पता है, अरुण जी को भी पता है कि प्रदेश में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो 6th का भी एग्जाम लिया है, 5th का भी लिया है, 8th का भी लिया है, 9th का भी लिया है, 11th का भी लिया। तो जब प्राइवेट स्कूल 9th का भी एग्जाम ले रहे हैं, 11th का भी ले रहे हैं, तो बोर्ड का एग्जाम क्यों नहीं करा सकते वो अपने यहाँ? करा सकते हैं ना। तो आप डबल शिक्षा व्यवस्था लेकर चल रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसको पूरा साल हो गया अभिभावकों को। अभी मैं आपके कॉलर सुन रही थी, सारे कॉलर्स की परेशानी ये है कि जब क्लास ऑनलाइन चली है तो फीस ऑफलाइन मोड की स्कूलों को क्यों ली जा रही है? मेरे बड़े भाई अरुण जी अभी बोल रहे थे, अरुण जी अभी कह रहे थे कि ट्राइंगल पर टिकी है शिक्षा व्यवस्था। उस ट्राइंगलों में उन्होंने कह दिया कि अभिभावक है उस ट्राइंगल में शिक्षक है, उस ट्राइंगल में मैनेजमेंट है। अरुण भाई, शिक्षा व्यवस्था में सरकार कहीं नहीं है क्या? सरकार का कोई रोल नहीं है क्या शिक्षा व्यवस्था के लिए? जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 14 साल तक के बच्चे की शिक्षा का जिम्मा प्रदेश सरकार का है, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदेश सरकार देगी, उसकी शिक्षा व्यवस्था आप ये कह रहे हैं कि उसमें अभिभावक, शिक्षक और मैनेजमेंट है। क्या मैनेजमेंट को ही पूरी शिक्षा व्यवस्था थमा दी आपने? क्या सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने या योगी जी ने या हमारे शिक्षा मंत्री ने एक बार भी प्राइवेट स्कूलों को यह कहने की जहमत उठाई कि जब तुम क्लास ऑनलाइन दे रहे हो तो फीस ऑफलाइन की क्यों ले रहे हो? और पूरा साल ऐसे ही बीत गया, नेक्स्ट सेशन भी ऐसे ही आ गया। प्रियंका जी, सच्चाई ये है और बहुत कड़वी है और जिसको सुनना नहीं चाहता कोई भी, लेकिन मैं कहूंगी कि जब प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस इकट्ठी करनी। आऊंगी आपके पास। जी सीमा जी, अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं यहाँ पे। अरुण जी अपनी बात रखें आप। अरुण जी पहले मेरी पूरी बात, अरुण जी अपनी बात रखें आप। मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद सीमा जी आपके पास आती हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी अरुण जी। जो सीमा जी कह रही हैं, ये पूरी जो चर्चा सीमा जी ने या अन्य अभिभावक ने पढ़ाई वो प्राइवेट स्कूलों के लिए पढ़ाई है। इसमें जो सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं हैं, जो पढ़ाई हो रही है वो निःशुल्क हो रही है। उसमें मिड डे मील में खाना भी दिया जा रहा है, उसमें बच्चों के अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर किया गया। ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अभिभावक संघ के केवल वही लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे अरुण जी बीच में रोकूंगी आपको, अरुण जी बीच में रोकूंगी आपको, नहीं बोलेंगे फिर आप गलत फैक्ट नहीं। सीमा जी मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। अरुण जी को अपनी बात कह लेने दीजिए पहले। जी अरुण जी। दीदी मैं आपके बीच में करती हूँ तो आपको बोलने का अधिकार है, मुझे भी बोलने का अधिकार है। मेरी बात कड़ू भी हो सकती है, आपकी बात भी कड़ू हो सकती है, आप उसको सुनने की आदत डालिए। तो जब बात हो रही थी, मेरे मनीष भैया छोटे भाई हैं, बात कर रहे थे कि मैंने आंदोलन किया और इतने स्कूलों ने फीस माफ कर दी। उसमें मनीष जी ने इसके पहले एक बात और स्टेटमेंट दिया, जब हम लोग की अनौपचारिक बातचीत चल रही थी, कि उन्होंने अपने बच्चे की भी फीस जमा की। मनीष जी ने पूरा आंदोलन किया लेकिन उस स्कूल की फीस माफ नहीं करवा पाए जहां पर उनके बच्चा पढ़ता। उन्होंने अन्य स्कूलों की फीस माफ करवा दी। बड़ी मजेदार बात थी। नहीं, हमारा डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा, अरुण भैया डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा। मेरे भाई बात सुन लीजिए प्लीज, पूरी बात। मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे सरकारी विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, उसमें तो निःशुल्क शिक्षा है, इसको कोई फीस का विषय ही नहीं है ना। मुझे कहा फीस का विषय है, पढ़ाई भी नहीं है वहाँ पे भाई मेरे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। डिग्री कॉलेज की तो लड़ाई हुई नहीं पेरेंट्स। अरुण जी आपके पास वापस आऊंगी। सीमा जी को यहाँ अपनी राय रख लीजिए। जी सीमा जी। अरुण जी वापस आऊंगी, सबको समय दिया जाएगा। अरुण जी, सीमा जी अपनी बात रखें आप। अरुण जी आप गलत फैक्ट रखेंगे, मुद्दे से अलग उठेंगे। मैं बोल रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास, कृपया समय दीजिए। सीमा जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। जी सीमा जी अपनी बात पूरी करें आप। अरुण जी ये गलत होगा, जब मैं बोल रही हूँ कि वापस आऊंगी तो आपको यहाँ पर रुकना होगा। आप प्लीज शांत रहिए, सीमा जी को अपनी बात रखने दीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी, अरुण जी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। मैं यहाँ पर, अरुण जी आप रिक्वेस्ट का मतलब समझते हैं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे यहाँ पर। सीमा जी अपनी बात पूरी करें आप। अरुण जी आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप मनीष जी से पूछ रहे हैं कि वो अपने बच्चे की फीस माफ नहीं करवा पाए। आप क्या ये एलिगेशन लगाना चाह रहे हैं कि जो पेरेंट एसोसिएशन की लड़ाई लड़ रहा है वो अपने बच्चे के स्कूल से फीस माफ करवा दे, बाकी की लड़ाई छोड़ दे?
दूसरी बात, आप सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, आप मुझे जरा ये बताएंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड कितने सरकारी स्कूल हैं? है ही नहीं। तीसरी बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने आपने ट्रायंगल बताया शिक्षा व्यवस्था का, उस शिक्षा व्यवस्था में